दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बाद में तुगलक एम्पायर में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो पूरे के पूरे एम्पायर को संभाल के रख सके। नतीजा ये हुआ, जो बहुत बड़ी एम्पायर आपको दिखती थी नक्शे पर, जो साउथ इंडिया में फैली हुई थी, वो अब जाके छोटे छोटे एम्पायर्स में टूट गई। मसलन मैं आपको दिखा दूं कि जो एम्पायर थी तुगलकों की, वो साउथ में यहाँ तक, ईस्ट इंडिया में यहाँ तक, और नॉर्थ इंडिया में यहाँ तक, इसके बाद में वेस्टर्न इंडिया में यहाँ तक थी। तो पूरी पूरी एम्पायर टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में फैल चुकी थी। इसके कारण अनेक थे। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इनका कोई भी राजा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। और एक सबसे बड़ी घटना जो हुई तुगलकों में, वो ये हुई कि जो आखिरी एम्परर था इनका, उसके समय पर तैमूरलंग ने इन पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद की कहानी क्या है, उसी को पढ़ेंगे आज SNV हिस्ट्री में। तो जिस तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था उसी के बारे में देख लेते हैं। तो तैमूर ने इन्वेड किया था और दिल्ली तक, जैसा कि आप अपने नक्शे में यहाँ तक देख सकते हैं, पूरा पूरा इसका एम्पायर जो था वो यहाँ तक था। काफ़ी बड़े जो भूखंड पर इसका पूरा पूरा कब्जा था विश्व के। और देख सकते हैं आप, जो आज का ज़्यादातर सेंट्रल एशिया का ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा पूरा अपने कब्जे में ले रखा था। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हम देखते हैं वो सभी कंट्रीज़ इसके अंतर्गत आ चुकी थी और लंबा चौड़ा इसका भूभाग था। लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि भारत का जो संपत्ति थी उसको लूटने की इच्छा हर एक के अंदर रहती थी, क्योंकि यहाँ अकूत संपत्ति थी। तो उसने भी सोचा होगा कि क्यों ना दिल्ली पर आक्रमण किया जाए और भारत की जो प्रॉपर्टी है, भारत की जो पैसा है, उसको लूटा जाए। तो उसी प्रयासों के चक्कर में ये भारत आया। और वही आप अपने नक्शे पर देख सकते हैं कि इसका एक जो एक्सटेंट है वो आपको यहाँ पर भी ज़रूर दिख रहा होगा। तो इसको देखने के बाद में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिल्ली में इसीलिए आया और तुगलकों का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था उसको तबाह कर दिया। अब ये तैमूरलंग था कौन? तैमूरलंग काफ़ी ज़्यादा क्रूर तुर्किश चीफ था, यानी तुर्कियों में जो चीफ था और कॉन्क्वेयर भी था। ये जिस जगह जाता था उसको लूट के रखता था, काफ़ी ज़्यादा उसको प्लंडर करता था, उसको एकदम सैक कर लेता था, पहले कब्जे में लेता था, उसके बाद को बुरी तरह से लूट लेता था। और ये डिसेंडेंट था चंगेज़ खान का। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रवृत्ति कहीं नहीं जाती इतिहास के भीतर। हमेशा ऐसा होता है कि एक की प्रवृत्ति दूसरे में आ ही जाती है। तो वही चंगेज़ खान की जो आदतें थी वो इसके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान थीं। इसके बाद में मोहम्मद शाह तुगलक जो था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आखिरी किंग था तुगलकों का, मोहम्मद शाह तुगलक, उसी के टाइम पर इसने आक्रमण किया दिल्ली पर और तुगलकों को बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया। आक्रमण करने के बाद में जो पूरी पूरी एम्पायर थी तुगलकों की, पहले कोशिश की कि उसको किसी भी तरह से कब्जे में किया जाए। हालांकि उसको कब्जे में तुरंत तो नहीं कर पाया, लेकिन दिल्ली इसके कब्जे में आ चुकी थी और उस दिल्ली को इसने बहुत ही बुरे तरीके से लूटा। इतने बुरी तरीके से लूटा वहाँ पर कि वहाँ के जो पैसे थे, कुछ भी मिला वहाँ पर वो छोड़ा नहीं था। घरों में आग लगा दी गई, काफ़ी सारे डकैती डाली गई और रेप जैसी जो घटनाएं थी उनको अंजाम दिया गया। इसके बाद में ये तो चला गया वापस और खिज़र खान के नाम के एक इंसान को ये भारत में रूलर के तौर पर नॉमिनेट इसने कर दिया। अब ये कौन था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि 1404 में इसकी मृत्यु जो थी तैमूरलंग की, वो हो चुकी थी। अब जब भी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े भूखंड पर किसी एक राजा का राज होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बंटवारे के पीछे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। यही इतिहास है, यही हमने पढ़ा है और यही आगे तक होगा। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, इतने बड़े भूखंड पर जब तैमूरलंग का राज था और जब इसकी मृत्यु हुई तो फिर अपने अपने जो रूलर थे छोटे छोटे एरियाज़ के, अपने अपने साम्राज्य पर उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक था खिज़र खान, जो कि भारत में नॉमिनेट हुआ था किसके लिए? राज करने के लिए तैमूरलंग के द्वारा। अभी खिज़र खान ने सेटअप की यहाँ पे अपनी एक डायनेस्टी जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 52 AD तक चली। जी हाँ, 1414 से इसीलिए चली क्योंकि आप देख सकते हैं जो आक्रमण किया गया था वो किया था 1398 में, लेकिन तब तक इसने जो राज किया था वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर किया था, क्योंकि इसको पंजाब का रूलर नॉमिनेट किया गया था, ना कि दिल्ली का। लेकिन फिर भी इसने दिल्ली पर आक्रमण किया क्योंकि इसका मानना ये था कि पूरे भारत में अगर किसी को नॉमिनेट किया गया है तैमूरलंग की तरफ से, वो मैं हूँ और मेरे लिए पूरी की पूरी जो टेरिटरी है दिल्ली तक की, ये जो हिस्सा आपको भारत में दिख रहा है, ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो वास्तव में तैमूरलंग की है और इसीलिए मेरा एक अधिकार बनता है कि मैं इसको किसी भी तरह से अपने कब्जे में ले लूँ। यही इसके मन में था, यही इसने सोचा और ये सोच कर इसने आक्रमण कर दिया। और 1414 में इसने दिल्ली को अपने कब्जे में भी ले लिया, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। और 1414 से इसने एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी, इसका नाम था सैयद डायनेस्टी।
और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ एकमात्र नॉमिनी था। लेकिन जैसा हम देखते भी हैं इतिहास में कि जो पहला संस्थापक होता है किसी भी डायनेस्टी का, वो बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाता। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, 6 साल इसने लगभग राज किया था और 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो टेक ऑन करता है थ्रोन को यानी सिंहासन को, वो है मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक राज किया। और इसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े। जो मेवातीस थे हरियाणा के, कटिहार जो थे, और जो गंगा दोआब था, इसने यहाँ तक इसने अपना जो कब्जा था वह कर लिया। इसके अलावा इसने मार डाला काफ़ी सारे नोबल्स को, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि नोबल्स ने इसको अंत में ख़त्म कर दिया। सोच सकते हैं आप, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सामंतवाद हर्षवर्धन के टाइम पर जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हो चुका था, वो अब जाके भारत को किसी भी तरह से पनपने नहीं दे रहा था। और ऐसा नहीं है कि वो वही नोबल्टी, वही सामंतवाद चला हुआ आ रहा था। इल्तुतमिश यहाँ पर एक नया सामंतवाद लेके आए थे जिसे चालीसा कहा जाता है। और वही चालीसा का जो कल्चर है, यानी कि जो कहेंगे वो हम कहेंगे, हमारी इज्जत सर्वोपरि होनी चाहिए एम्पायर में। अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो हम उसको काम करने नहीं देंगे, कोई अगर हमें मारेगा तो हम उसे मार देंगे। नोबल्स ने रज़िया सुल्तान को ही मारा था, और नोबल्स ने दूसरा एक यहाँ पर किंग देख सकते हैं मुबारक शाह, इसकी भी हत्या कर दी। हम देखते हैं इतिहास में, इसीलिए कहते हैं कि जो सत्ता है उसका राजा हमेशा मौजूद होना चाहिए, जो सभी नोबल्स को लाइन में रखे, उनसे काम निकलवा सके। ये नहीं कि उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दे और वो अपना राज राजा से भी बड़ा समझने लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में जो राजा आता है वो होता है मोहम्मद शाह, जो कि पपेट होता है, यानी कठपुतली बन के रह जाता है नोबल्स के हाथों में। काफ़ी ज़्यादा वीक एम्पायर होता है उसका, और कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 40 मील दिल्ली के उसके राज के अंतर्गत था, बाकी सब नोबल्स अपने राज में अपने अपनी तरीके से राज कर रहे थे। ये थी मोहम्मद शाह का राज। और इसके बाद में एक राजा आता है आलम शाह, जिसका नाम था। 1443 से 52 तक उसने राज किया, जो कि आखिरी राजा था सैयद डायनेस्टी का। और उसने भी अपने थ्रोन को बहलोल लोदी के पक्ष में दे दिया कि मुझसे तो राज नहीं हो रहा, और इसीलिए मैं बहलोल लोदी को आपका अगला जो राजा था वो बना देता हूँ। देख रहे हैं आप किस तरह से कितना एक मौजूद राजा था तैमूर लंग, वो एक मौजूद नॉमिनी को वहाँ पे नॉमिनेट करके जाता है। इतिहास का खेल देखिए कि वह सिर्फ 6 साल राज कर पाता है, उसके बाद में इतना वीक आता है। और यही हम देखते हैं कि परिवारवाद की जो सबसे बड़ी कमजोरियाँ इतिहास हमें अपने आप शीशे की तरह साफ तरीके से दिखा देता है कि परिवारवाद जहाँ होगा, जहाँ इनएफिशिएंसी होगी लीडरशिप की, वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें आमतौर से देख सकेंगे। और देख रहे हैं हम कि एक मौजूद जो राजा था तैमूर लंग का एम्पायर भारत के भीतर, जिसे सैयद डायनेस्टी का नाम दिया गया, और सैयद डायनेस्टी किस तरह से ख़त्म कर दी नोबल्स ने, और एक नई डायनेस्टी यहाँ पर निकल के आती है जिसका है नाम लोदी डायनेस्टी। अब इस लोदी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोदी। लोदियों ने राज किया था 1452 से 1526 तक, यानी जब तक मुगल भारत में नहीं आए लोदियों ने राज किया था। अब मुगल कैसे आए उसकी पूरी की पूरी कहानी अब हम देखेंगे आज की वीडियो में और अगली 2 वीडियोस में भी, क्योंकि इसके अलावा अभी तो हमसे बात कर रहे हैं उत्तर भारत की और दिल्ली सल्तनत के आसपास की चीज़ों की, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी पावर्स थीं जिन्होंने पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया मुगलों को भारत में आमंत्रित करने में। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा समय है, आप सिर्फ एंजॉय कीजिए जो कहानी चल रही है उसको। तो बहलोल लोदी के बारे में अगर हम बात करें तो 1451 से 1489 तक इसने, यानी 1489 तक इसने राज किया। फाउंडर था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोदी डायनेस्टी का। अफगान सरदार था एक, और इसने कैप्चर कर दिया था जौनपुर को। जौनपुर के बारे में हमने पिछली वीडियो में ही बात की थी। जौना एक राजा का नाम था, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसके नाम पर इसको नाम दिया गया था जौनपुर, और उसे इसने कैप्चर कर लिया। एक शारकुई यहाँ पे किंगडम कहा जाता था, शारकुई किंगडम यहाँ पे कहा जाता था, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। इस पर भी इसने अपना जो कब्जा था वह कर लिया था। और ये जो शारकुई का एक ऐसा ही एक किंगडम था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे कई किंगडम बन गए थे, उसी में से एक शारकुई किंगडम था, जिसे मलिक सरवर शारकुई ने 1393, समझ रहे हैं आप, 1393 जब काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था तुगलक डायनेस्टी, और ठीक पहले जब तुगलक को हमला करने के लिए तैमूर लंग भारत आया, उससे पहले यह डायनेस्टी और जो आपका पूरा एम्पायर था वो किंगडम सेटअप किया गया था। इसके बाद में आते हैं सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 तक इन्होंने राज किया, सक्सीड किया अपने फादर को जिनका नाम बहलोल लोदी था। अनेक्स किया इन्होंने बिहार को, देखिए यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर वेस्टर्न बंगाल है, और इसके बाद में शिफ्ट कर दी अपनी जो
टेरिटरी दिल्ली से उठाकर कहाँ, आगरा, दिल्ली से उठाकर अपनी जो राजधानी थी वो आगरा कर दी। और ये हम देखेंगे कि आगरा कुछ सालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली सिटी है, क्योंकि मुग़लों की भी जो कैपिटल रहेगी वो भी काफ़ी लंबे समय तक आगरा रहेगी। आगरा दिल्ली यही होता रहेगा। और अंत में फिर हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद में दिल्ली फाइनल हो जाती है, और आज़ादी से बहुत साल पहले भी दिल्ली को ही फाइनलाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से अब ये एक चीज़ आप पढ़ना शुरू कर देंगे इतिहास में कि आगरा दिल्ली आगरा राजधानी रहे तो कौन सी रहे, लेकिन इन दोनों सिटीज़ के अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा कि कभी कन्नौज पे बात जा रही है, कभी दौलताबाद जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टसल है कैपिटल्स का मेनली आगरा और दिल्ली के बीच में ही रहेगा। इसके अलावा आगरा को तो बना दिया 1506 में इन्होंने राजधानी, लेकिन ये फेनेटिक मुस्लिम था, यानी काफ़ी ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं, मथुरा और ज्वालामुखी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश का, उस पर इसने काफ़ी बुरी तरीके से आक्रमण किया। आप ये हमेशा सोचते होंगे ज्वालामुखी मंदिर पर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, वो क्यों किया था। देखिए ज्वालामुखी मंदिर की अपनी एक महत्व अच्छा है और अपना एक महत्व रखती है वो चीज़, क्योंकि जो ज्वालामुखी मंदिर है वहाँ पर माता सती की जिह्वा कही जाती है, और वहाँ पर बिना तेल बिना दीपक बिना बत्ती के वहाँ पर ज्योत सदियों से जलती हुई आ रही है। और ये तो पहले थे, इसके बाद में अकबर भी वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रयास कहे जाते हैं कि पहले किए थे, कई राजाओं ने उससे प्रभावित हुआ और अपने घमंड में आकर उसने वहाँ पे एक छत्र चढ़ाया जो कि मिट्टी का हो गया था। तो जीती जागती श्रद्धा जो हिंदुओं की है वो ज्वालामुखी टेम्पल है। अगर कोई पूछता है कि भाई क्या कहाँ है तुम्हारे भगवान, तो इंसान उसको दिखा देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गैस नहीं है, कोई पेट्रोलियम नहीं है, कुछ नहीं है उस जगह पर, लेकिन वहाँ पे ज्योत है, उसको बुझाया कोई नहीं जा सकता। उस पर पानी डालते हैं पानी भी जल जाता है, वो जगह ऐसी नहीं है कि उसको बुझाया जा सके। तो हिंदुओं की श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण ज्वालामुखी टेम्पल है, इसीलिए उस पर बार बार अटैक किए गए। मथुरा आप जानते ही हैं श्री कृष्ण की नगरी है और श्री कृष्ण आइडल हैं हिंदुओं के काफ़ी ज़्यादा। अयोध्या का भाई अभी यहाँ पे मामला चल रहा है, श्री राम का मंदिर वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हिंदुओं की जीती जागती एक मूर्ति हैं। और औरंगजेब ने जब वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी तो उसका भी कुछ इसी तरह से वहाँ पे कारण चला आ रहा था। इसीलिए जो हिंदुओं के काफ़ी ज़्यादा मेन श्राइन्स थे इंडिया के भीतर, उनको इस तरह से अपना मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए और मुस्लिम धर्म की आड़ में किसी भी तरह से इन सभी शासकों ने इन पर आक्रमण करना चाहा, क्योंकि जब तक इनका कल्चर इनके साथ में रहेगा, इनकी श्रद्धा इनके साथ में रहेगी, तब तक जो मुस्लिम जो धर्म ये प्रसार करना चाहते थे, अपनी जो प्रया थी उसको बढ़ाना चाहते थे, किसी भी तरह से अपने धर्म में लाना चाहते थे, ये सभी लोग उसमें पॉसिबल वह चीज़ नहीं हो पाती। इसीलिए ये सभी राजा इस्लाम का आड़ लेके उसके कवर में सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा था उसको चलाते हुए हमेशा ये लोग भारत की मुख्य श्राइन्स थी हिंदुओं की, उन पर उन्होंने अटैक करना शुरू रखा और जारी भी रखा, लेकिन उसका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और यही कहा जाता है बात के बारे में कि कुछ बात है यहाँ कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही हिंदुस्तान है कि काफ़ी सारे राजा यहाँ पे आए, काफ़ी सारे राजा यहाँ से गए, लेकिन हमने कल्चर को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन हमारा अपना कल्चर था उसको हमने कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया। यही भारत को भारत बनाता है। और एक और चीज़ जो हम सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे वो है गज़ ए सिकंदरी। ये एक ऐसी यूनिट थी जो कि सिकंदर के नाम पे थी, और इसको एग्रीकल्चर यूनिट के तौर पर देखा जाता जब भी ज़मीन नापी जाती थी तब। तो ये थी सिकंदर लोदी की बात। अब इसके बाद में एक और राजा आते हैं जो कि कहा जाता है आखिरी राजा साबित हुए इब्राहिम लोदी के नाम से, और लोदियों के आखिरी राजा थे 1512 से 1526 तक इन्होंने राज किया। लास्ट सुल्तान थे अपने पिता जिनका नाम सिकंदर लोदी था, उनको सक्सीड किया, सब्जुगेट किया ग्वालियर को, यानी ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया, डिफीट किया राणा सांगा को। राणा सांगा कौन है उनके बारे में अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या था क्या नहीं था, किस तरह के कारण रहे थे। इतिहास में अच्छा खासा नाम है राणा सांगा का भी। इसके अलावा एब्सोल्यूट पावर जो थी सुल्तान की वो इसने दिखाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि जो नोबल्स थे वो नाराज हो गए। देखिए नोबल्स की नाराजगी किस तरह से चली आ रही है। सिर्फ इल्तुतमिश हमने ऐसा देखा है पूरी दिल्ली सल्तनत में जो कि खुश था नोबल्स थे, क्योंकि वो नोबल्स थे उसी के द्वारा सेटअप किए गए थे। तो सिर्फ वही ऐसा एक राजा था जो खुश रहा है, बाकी कोई भी ऐसा राजा नहीं आया उसके बाद में रजिया सुल्तान से भी लेके जो कि उनसे मतलब कोई खुश रहा हो काफ़ी ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और ऐसा ही इसने किया। अब मान लीजिए मैं आपसे वही कह रहा था अभी कुछ देर पहले कि राजा ऐसा होना चाहिए जो नोबल्स को उनका काम बताए, उनसे काम निकलवाना सीखे। वही इसने कोशिश की कि एज अ सुल्तान इसने एक्ट करने की कोशिश की, जिससे कि नोबल्स भड़क गए। और भड़कने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि जो बाबर था उसको बुला लेते हैं। बाबर को भारत से 2 कॉल दी गई थी। एक कॉल तो इसके नोबल्स की थी। इन नोबल्स ने कहा था कि आप आ जाइए, हम आपके अंडर काम कर लेंगे, लेकिन हम इब्राहिम लोदी के अंदर या लोदी सल्तनत के अंदर काम करना नहीं चाहते। एक और कॉल थी जिसके बारे में अगली बार बात करेंगे। वही बाबर भारत आता है और भारत में आके इस इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा देता है।
पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। ये आप देख सकते हैं नक्शे पर, ये जगह है, इसका नाम पानीपत है। यहाँ पर आकर बाबर हरा देता है। उसके बाद में मुगल्स शुरू हो जाते हैं। उन मुगल्स को शुरू करने से पहले अगली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से और ज़्यादा आक्रमण हुए। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बाबर का, जिस तरह से उसने युद्ध किया था, किस तरह से इब्राहिम लोदी पर, और किस तरह से भारत आया, किस तरह से उसका एक्सपीडिशन रहा, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम बात ये भी करेंगे कि किस तरह से इन्विटेशंस भेजे गए बाबर को, और किस तरह से रीजनल किंगडम थे पूरे के पूरे भारत में वो उभरे इंडिया में, और किस तरह से उन्होंने राज करना जारी रखा, किस तरह से नए नए राज आए। बहमनी किंगडम की बात करें, विजयनगर की बात करें, राजपूत की बात करें, इन सभी के बारे में बात करने के लिए तो वीडियो में, इसीलिए आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।